बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमारा जो चैप्टर नंबर 11 है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक तो हमने उसको कंप्लीट कर दिया था। हम लोग आज बहरहाल इस चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल्स को करने जा रहे हैं, जिनको आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। चैप्टर नंबर 11 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। सबसे पहला न्यूमेरिकल बच्चों, आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक्स को भी साथ साथ ओपन कर सकते हैं। कहता है जी फाइंड द एवरेज स्पीड। आप लोगों ने क्या मालूम करना है, मैं डाटा लिखता हूं बच्चों 11.1 न्यूमेरिकल। कहता है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। कहता है आप लोगों ने एवरेज, आपको पता है इस सिंबल से रिप्रेजेंट की जाती है। एवरेज स्पीड आप लोगों ने मालूम करनी है किसकी, नाइट्रोजन की। ठीक है जी, नाइट्रोजन गैस की आप लोगों ने बच्चों क्या मालूम करनी है, उसके मॉलिक्यूल्स की एवरेज स्पीड मालूम करनी है एट स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। और आपको पता है स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ प्रेशर जो होती है उसमें प्रेशर की वैल्यू 1 atm होती है, और जो टेम्परेचर होता है बच्चों वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसको हम लोग 273 केल्विन लिखते हैं। ये स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं। कहते हैं इन स्टैंडर्ड कंडीशंस के ऊपर ना आप लोगों ने, यानी इस स्टैंडर्ड प्रेशर और टेम्परेचर के ऊपर नाइट्रोजन गैस की एवरेज स्पीड आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। डेट इज योर न्यूमेरिकल। वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल। अब आप लोगों ने बच्चों इसके सॉल्यूशन के लिए क्या काम करना है, देखें अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करें, ज़्यादा गौर नहीं करने की ज़रूरत, बस थोड़ा सा गौर करें। आप लोगों को पता है टेम्परेचर आपके पास है, प्रेशर है, और आप लोगों ने स्पीड कैलकुलेट करनी है। जबकि नाइट्रोजन का मैस भी आप लोगों को पता है, मॉलिक्यूलर मैस जो होता है ये 28 ग्राम होता है ना। तो अब हम लोगों को बच्चों प्रेशर और टेम्परेचर गिवन है और स्पीड मालूम करनी है। हम क्या काम करते हैं, एज वी नाउ डैट, जैसा कि बच्चों हम लोग ये चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि टेम्परेचर जो होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, उसका फार्मूला 2/3 के एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है। 2/3 के एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, जिसको बच्चों मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2 mv²। वो छोटे होते से पढ़ते आ रहे हैं बच्चों ये वाला फार्मूला। इसमें अब एक काम करते हैं, यहाँ से हमने एवरेज स्पीड क्योंकि फाइंड आउट करनी है, तो हम लोग ये काम करते हैं 2 से कट गया तो 3kT बराबर आ गया बच्चों एवरेज mv² के, और यहाँ से एवरेज v² बराबर आएगा बच्चों 3kT डिवाइडेड बाय मैस। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू √3kT डिवाइडेड बाय m। दोनों साइडों पर अंडर रूट लेने तो वो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। लो जी बच्चों, अब आप लोगों के पास ये फार्मूला फाइनली आ गया एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने का। अब टेम्परेचर तो आप लोगों को न्यूमेरिकल के अंदर ऑलरेडी गिवन है, टेम्परेचर भी गिवन है, के आपको पता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। यहाँ पर ये m इस वक्त आपको नहीं पता, इसका मतलब है सबसे पहले आप लोगों को मालूम करना पड़ेगा मैस। अब आपको पता है मैस निकालने का फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर मैस ओवर एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, अगर आप किसी भी गैस के मॉलिक्यूल का मैस निकालना है तो उसके मॉलिक्यूलर मैस को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करवा दें। अब मॉलिक्यूलर मैस है इसका 28 ग्राम, ठीक है, और एवोगैड्रो नंबर होता है 6.02 × 10⁻23। ठीक है, अब मगर ये ग्राम है, आप लोगों को मैस SI यूनिट्स में चाहिए किलोग्राम में। तो मैंने आपको तरीका बताया हुआ है बच्चों कि ग्राम से किलोग्राम में जाना हो तो 1000 से डिवाइड करते हैं। जब मैं इस 28 को 1000 से डिवाइड कराऊंगा वो 1000 बेसिकली डिनोमिनेटर में आएगा और इससे मल्टीप्लाई होकर 6.02 × 10⁻26 बना देगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से अक्सर बच्चों को दौरा पड़ता है और ये परेशान रहते हैं कि ये 26 कैसे बन गया। देखें ये ग्राम में था, तो ये मैस अब आपका बच्चों किस में आ जाएगा, किलोग्राम में आ जाएगा। इससे रिलेटेड आपकी ना एक एग्जांपल भी है जिसमें बच्चे अक्सर का धोखा खा जाते हैं। तो ये ग्राम से किलोग्राम में जाना है तो ये 10⁻26 नीचे लाजमी बनना है। ठीक हो गया। अब जब आप लोगों ने ये सारी वैल्यूज़ बच्चों इधर पुट कर देनी है, ठीक है, अब किस में पुट करनी है, इसमें। ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर A का। तो चलें जी, जब मैं इसको इक्वेशन नंबर A में पुट करूँगा तो आप लोग यहाँ से इजीली देख सकते हैं जी कि एवरेज स्पीड बराबर आएगी अंडर रूट में, अब देखें ज़रा 3k की जगह पर क्या आएगा, आपको पता है k जो होता है 1.38 × 10⁻23 होता है। ठीक है, और टेम्परेचर आपने देखा भी 273 केल्विन है, डिवाइडेड बाय, अब मैस है आप लोगों के पास बच्चों 28 डिवाइडेड बाय 6.02 × 10⁻23। ठीक है, ये अब आप लोगों के पास वैल्यू है। ये 6.02 × 10⁻23 ऊपर जाएगा, ये तीनों से बच्चों मल्टीप्लाई हो जाएगा।
जब आप लोग उन तीनों को मल्टीप्लाई, 3 है तो ये चौथी चीज़ भी बच जाएगी, चारों को आपस में मल्टीप्लाई करवाइएगा, 28 से डिवाइड करवाना है और होल अंडर रूट ले लेना है। तो आप लोगों के पास बच्चों फाइनल जो वैल्यू आएगी वो 493 मीटर पर सेकंड आएगी। आप लोग इसको न्यूमेरिकल के आंसर को MCQ के हवाले से भी जुबानी याद रखेंगे कि एवरेज स्पीड, अगर आपसे पेपर में MCQ ही पूछ ले जाए भाई व्हाट इज एवरेज स्पीड ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, बताएं जी एवरेज स्पीड नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल की एवरेज स्पीड क्या होती है, तो आप लोगों ने याद रखना है 493 मीटर पर सेकंड होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह आपकी बुक में जो एग्जाम्पल नंबर 11.2 है उसमें बच्चों उसने आप लोगों से ऑक्सीजन की स्पीड पूछी हुई है और ऑक्सीजन की स्पीड याद रखिएगा 461 मीटर पर सेकंड होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, अगर यही MCQ आपसे ऑक्सीजन के लिए पूछे जाए तो ऑक्सीजन की स्पीड 461 मीटर पर सेकंड होती है और नाइट्रोजन की बच्चों कितनी होती है 493 मीटर पर सेकंड होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2 MCQs। तो ये MCQ के हवाले से भी है। तो आप लोग एग्जाम्पल नंबर 11.2 एग्जाम्पल इसी तरीके से सेम टू सेम कर सकते हैं। बस यहाँ पर ये स्टेप थोड़ा ट्रिकी था जिसमें आप लोगों को चीज़ों का पता होना चाहिए था। ओके बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ हम लोग चलेंगे जो कि हमारा न्यूमेरिकल नंबर 11.2 है। 11.2 न्यूमेरिकल में बच्चों 11.2 न्यूमेरिकल में क्या कहा गया है देखें, कहता है वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है। कहता है आप लोगों ने ना क्या काम करना है, शो मारनी है। क्या शो मारनी है कि रेशो ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ 2 डिफरेंट गैसेस। बच्चों 2 डिफरेंट गैसेस की रूट मीन स्क्वायर स्पीड्स यानी V1 RMS डिवाइडेड बाय V2 RMS, 2 गैसेस की रूट मीन स्क्वायर स्पीड्स की जो रेशो होती है वो किसके बराबर होती है, स्क्वायर रूट ऑफ इनवर्स रेशो ऑफ देयर मैसेज। इनवर्स रेशो से मुराद है अगर V1 और V2 है तो उधर क्या होगा M2 ओवर M1 और स्क्वायर रूट। ये चीज़ आप लोगों ने प्रूफ करनी है। शो डैट, दोबारा सुन ले, द रेशो ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 डिफरेंट गैसेस एट अ सेम टेम्परेचर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ इनवर्स रेशो ऑफ देयर मैसेज। ठीक है, अब ये आप लोगों के पास बच्चों स्टेटमेंट आ गई है। अब आप लोगों ने इसको क्या करना है, बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। अब उसने खुद बोल दिया सवाल में कि एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर दोनों का कांस्टेंट है। तो बच्चों सबसे पहले आप लोग मुझे बताएं टेम्परेचर का फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला हर छीदे मीदे को पता है कि बच्चों जो टेम्परेचर का फार्मूला होता है 2/3 के एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2/3 के 1/2 mv²। ठीक है, अब गैस आपके पास तो 2 डिफरेंट गैसेज हैं। अच्छा, अगर मैं आपको कहता हूँ यार फर्स्ट गैस की अगर बात करें तो फर्स्ट गैस के लिए मैं लिख सकता हूँ T = 2/3 के एवरेज हाफ m1v1 का स्क्वायर। और सेकंड गैस के लिए बच्चों मैं इसी टेम्परेचर को, देखिए मैं टेम्परेचर के साथ T1 या T2 इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम है, हाँ, मगर मैस 2 डिफरेंट गैसेज हैं, मैस उनका डिफरेंट है, स्पीड भी उनकी बच्चों क्या है डिफरेंट, इसलिए उनके साथ 1 1 2 2 मैंने लगाया है। और K तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा। अच्छा, अब आप लोग बच्चों इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का और इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। अब आप लोग एक काम करें, छोटा सा इन दोनों को डिवाइड करवा दें। जब आप लोग इन दोनों को डिवाइड करवा देंगे तो देखें ज़रा कुछ माहौल यूं बनेगा, जैसे इनको डिवाइड करवाएंगे T से कट जाएगा, 2/3 के 2/3 के से कट जाएगा। और एक मज़े की बात देखें, ये तो कट गया, या इन दोनों को इक्वेट कर दें, सादा से ज़ुबान में डिवाइड कर दें। डिवाइड करेंगे तो T से कटेगा, 2/3 के 2/3 के से कटेगा, ये वाला उधर चला जाएगा, तो ये बराबर आ जाएगा हाफ m2v2 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू हाफ एवरेज हाफ m1v1 का स्क्वायर। ये ऐसे आ जाएगा बच्चों आप लोगों के पास, एवरेज m1v1 का स्क्वायर और बच्चों साथ में m2v2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब मेरी बात सुने, जैसे ही बच्चों ये स्टेप आ गया है आप लोगों के पास, अब 1/2 को 1/2 से भी काट ही दो यार फिर। और भाई एक बार दोबारा सुनना, ये कट गया, ये कट गया, ये चीज़ उधर चली गई, ये चीज़ इधर ही रह गई, मतलब दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गई। अब 1/2 फर्दर 1/2 से भी यार कटता है, ये ना हो 2 भी काटा हो 1 भी काटा हो, कॉमन लेके चरसी लोगो, ये देखो क्या बचेगा, इधर बचेगा हाँ एवरेज m2v2 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू एवरेज
m1 v1 का स्केयर, ये बच गया अब आप लोगों के पास। हमें तो v1 और v2 चाहिए, ये m1 को इधर ले आए तो m2 ओवर m1 बराबर आ जाएगा ये v1 का स्केयर इधर ही, और बच्चों ये v2 का स्केयर एवरेज के साथ इधर आ गया। क्योंकि मैस आपको पता है हर गैस का कांस्टेंट होगा, डिफरेंट गैसेज हैं तो एक गैस का तो कांस्टेंट ही है, तो बच्चों इसलिए इसके साथ एवरेज का साइन नहीं, एवरेज का साइन हमारे पास इसके पास आएगा, क्योंकि हमने इसी स्पीड को अब रूट मीन स्केयर स्पीड बनाने जा रहे हैं। अब देखें दोनों साइड्स पर ना स्केयर रूट लेने हैं। जैसे ही मैं दोनों साइड पर बच्चों स्केयर रूट लूँगा, स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो बच्चों देखें यहाँ पर तो हो जाएगा m2 ओवर m1। अब इधर भी जब मैं स्केयर रूट लूँगा, इस ऊपर वाली का अलहदा स्केयर रूट बनेगा और बच्चों नीचे वाली का अलहदा से स्केयर रूट बनेगा। अब थोड़ा सा गौर करें इसमें ना आप लोग, अब ये चीज़ देख सकते हैं, ये देखें मैं इसको लिखने लगा हूँ v1। अच्छा v1 तो मैंने लिख दिया, रूट को ये देखें, ये जो रूट है ना इसको मैं ग्रीन कलर से शो कर देता हूँ, ये चीज़ तो ये कहलाएगी रूट। अच्छा मीन को मैं रेड कलर से शो कर देता हूँ, ये है मीन, ये मीन आ गया, रूट के साथ आगे आ गया मीन। और जो स्क्वायर है ना प्यारे बच्चों, इस स्क्वायर को मैं ब्लू कलर से शो करता हूँ और यहाँ पर स्क्वायर लगा दूँ, तो देखें ये बन गया v1 RMS, बिल्कुल बन गया। इसी तरह बच्चों नीचे क्या बन जाएगा, नीचे भी v2 और साथ में आ जाएगा जी RMS। तो देखें रेशो ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड्स ऑफ टू डिफरेंट गैसेज at a particular temperature is equal to square root of inverse ratio of their masses। तो बच्चों ये चीज़ यहाँ पर प्रूफ भी हो गई है। तो लो जी बच्चों ये आप लोगों का फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। सो रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड्स ऑफ टू डिफरेंट गैसेज एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मैसेज। यहाँ पे m1 मेरी खाला ने डालना है। लो जी, तो ये आप लोगों के दो न्यूमेरिकल बच्चों लगते हाथ फटे पे चले गए हैं, ठीक हो गया। इसके बाद थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अब थर्ड न्यूमेरिकल में उसने क्या कहा है, कहता है जी 11.3 में अ सैंपल ऑफ गैस इज कंप्रेस्ड 11.3 न्यूमेरिकल में अ सैंपल ऑफ गैस इज कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। यानी लेट वी से कि पहला वाला इनिशियल वॉल्यूम है v, ठीक है जी, और बाद वाला जो वॉल्यूम हो गया बच्चों वो पहले वाले का क्या हो गया, हाफ, यानी पहले वाले का v/2 हो गया है। यही कहा है ना उसने, अ गैस कंप्रेस्ड टू इनिशियल हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम एट अ कांस्टेंट प्रेशर, और जिस प्रेशर के ऊपर इसको हम लोगों ने कंप्रेस किया 1.25 इंटू 10⁵ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर प्रेशर है, ठीक है। ड्यूरिंग द कंप्रेशन 100 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द गैस। तो बच्चों कहते हैं इस पूरे प्रोसेस के दौरान आप लोगों ने कितना वर्क किया है गैस के ऊपर, 100 जूल वर्क किया, बस। कितने जूल वर्क किया बच्चों, 100 जूल वर्क, और नेगेटिव का साइन आएगा वर्क डन ऑन द गैस की वजह से नेगेटिव का साइन लाजमी आएगा। अब वो क्या कहता है आगे, कहते हैं डिटरमाइन द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस। आप लोगों ने फाइनल वॉल्यूम उसका मालूम करना है। ये आप लोगों के पास एक ब्यूटीफुल सा प्यारा सा डाटा आ गया है। अब मेरी बात ज़रा गौर से सुने, वॉल्यूम प्रेशर और वर्क की बात हो रही है तो हर छीदे मीदे को पता है यार वर्क डन का फार्मूला होता है प्रेशर इनटू डेल्टा वी, यानी चेंज इन वॉल्यूम, यानी कि फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम यानी कि v2 फाइनल v1 इनिशियल। अच्छा अब देखें मेरी बात ज़रा सुने, हम लोग अभी इसको कैलकुलेट करने से पहले मुझे बताएं फाइनल वॉल्यूम है v/2 और इनिशियल है v। तो बच्चों मैं इसको लिख दूं, ये बनेगा p, तो ये बन जाएगा माइनस v/2, यानी आपका वर्क आ गया माइनस pv/2। ये आप लोगों के पास आ गया। और फिर एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़, ये देखें मैंने माइनस को बस शुरू में लिख दिया p इंटू v/2 अपनी जगह पर। ये जो v/2 है ये बेसिकली फाइनल वॉल्यूम ही नहीं है, बिल्कुल फाइनल वॉल्यूम, माइनस भी अपनी जगह पर रहने दे, और ये v/2 की जगह पर बच्चों फाइनल वॉल्यूम आ गया, क्योंकि v/2 जो है वो फाइनल वॉल्यूम है। इसकी जगह पर आप f लिख लें अगर आप लोग इससे कंफ्यूज हो रहे हैं ना, इधर f इधर i लिख लें, इसको भी i लिख लें, ठीक है, ऐसे कर लें। अब ये देखिए ये फाइनल वॉल्यूम मालूम करना, तो फाइनल वॉल्यूम बराबर होगा वर्क ओवर प्रेशर, और ये नेगेटिव का साइन भी इधर आ गया। अब वर्क डन ऑन द गैस ऑलरेडी नेगेटिव में भी है वो भी, तो माइनस 100 आ गया, और प्रेशर कितना है 1.25 इंटू 10⁵, ये माइनस माइनस से मिलके प्लस हो गया। जब आप लोग इन दोनों को डिवाइड करवा देंगे प्यारे बच्चों तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻⁴ क्यूबिक मीटर। सो डैट इज़ योर फाइनल वॉल्यूम। तो लो जी बच्चों ये एक न्यूमेरिकल था 11.3, और ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी है।
अगर आप लोग ये समझे ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, अक्सर औकात पेपर में मुंह उठा के आ जाता है। इसके बाद 11.4 न्यूमेरिकल है बच्चों, वेरी इजी न्यूमेरिकल, कहता है थर्मोडायनामिक सिस्टम अंडरगोज अ प्रोसेस इन विच द इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेज बाय 300 जॉल। डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी है बच्चों, इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज आया है, इसका मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव में होगी, तो वो उसने दे दी है -300 जॉल। उसके बाद कहता है इफ एट द सेम टाइम 100 जॉल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, लो जी 120 जॉल वर्क, तो ऑन द सिस्टम होने की वजह से 120 जॉल आया, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होने की वजह से नेगेटिव का साइन आया, ऑन की वजह से नेगेटिव का साइन आया। कहता है फाइंड द हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम, और ऑब्वियस सी बात है ये हीट लॉस्ट भी बच्चों क्या होगी, नेगेटिव में ही आएगी। ये आप लोगों ने अब क्या करनी है, मालूम करनी है। ठीक है, अब मेरी बात सुने, क्या फार्मूला होता है, छोटे होते आप लोगों ने पढ़ा था कि W इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, Q इज इक्वल टू डेल्टा U, बचा ली यार, क्या हो गया, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। ठीक है, अब देखें बच्चों डेल्टा U कितना है -300 प्लस W कितना है -120, तो जब आप लोग बच्चों इन दोनों को ऐड कर देंगे तो -420 जॉल आप लोगों का फाइनल आंसर आ जाएगा। सो डेट इज द हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम, जो कि -420 जॉल है। ठीक हो गया बच्चों, ये आप लोगों का न्यूमेरिकल भी लगते हाथ ख़त्म हो गया है। इसको जल्दी जल्दी शाबाश ज़रा नोट कर लें 11.4 न्यूमेरिकल तक। इसके बाद बच्चों 11.5 न्यूमेरिकल की तरफ अब हम लोग ज़रा चलने जा रहे हैं बच्चों। 11.5 न्यूमेरिकल में उसने आप लोगों से क्या कहा है, कहता है अ कार्नोट इंजन यूटिलाइजेज एन आइडियल गैस। ठीक है जी, एक कार्नोट इंजन है बच्चों, उसमें आइडियल गैस को यूज़ किया गया है, तो कहता है द सोर्स टेम्परेचर। ठीक है जी, जो उसमें कार्नोट इंजन से रिलेटेड बच्चों ये न्यूमेरिकल है, तो अब इनको बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों ने गौर से समझ लेना है। एक कार्नोट इंजन है, ठीक है जी, उसमें आइडियल गैस यूटिलाइज होती है, तो आपको पता है उसके सोर्स का टेम्परेचर है बच्चों 227 डिग्री सेल्सियस, यानी 227 जमा 273, जब आप लोग इसको करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 500 केल्विन। एक बात और बच्चों, उसका जो सिंक है, उसके सिंक का जो टेम्परेचर है वो है बच्चों 127 डिग्री सेल्सियस, यानी 127 प्लस 273, तो ये आपके पास आंसर आ गया जी 400 केल्विन। ठीक है, उसके बाद कहता है फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। कहता है एक तो आप लोगों ने ना इंजन की एफिशिएंसी मालूम करनी है, ठीक है, एक बात, और दूसरी बात आप लोगों को साथ ही साथ उसने कह दिया ऑल्सो फाइंड द इनपुट हीट। इनपुट हीट भी मालूम करें जो कि सोर्स से निकल रही होगी, और हीट रिजेक्टेड टू द सिंक भी मालूम करनी है, जबकि जो यहाँ पर वर्क हो रहा है ओवरऑल गैस का वो 1000 जॉल हो रहा है। तो लो जी बच्चों, ये आप लोगों का कंप्लीट डाटा है आप लोगों के पास। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसको किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले तो एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है यार, एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है तो एफिशिएंसी मारो ज़रा 1 - T2/T1 × 100, कहानी ख़त्म करो। अब 1 - T2 है 400, T1 है 500, और इसको मल्टीप्लाई करवाओ 84 लोगों 100 से, तो आप लोगों के पास जो एफिशिएंसी आएगी जी वो 20% आप लोगों के पास फाइनल एफिशिएंसी आ जाएगी। तो एफिशिएंसी का तो रोला ही कोई नहीं है ना। ठीक है जी, ये आप लोगों के पास आ गई है 20%, या अगर इसको विदाउट परसेंटेज देखें तो ये 0.2 है, क्योंकि 20 को 100 से डिवाइड करवाएं तो 2/10 बन जाएगा, जो कि 0.2 बन जाएगा। परसेंटेज के बगैर यानी फ्रैक्शन में 0.2 है और परसेंटेज में ये 20% है। ठीक हो गया, एक काम तो ये डन हो गया, एफिशिएंसी आ गई। अब उसके बाद उसने कहा हीट इनपुट हीट और आउटपुट हीट भी आप लोगों ने मालूम करनी है। यार अब इसको मैं कैसे मालूम करूं? मुझे एक एफिशिएंसी का फार्मूला पता है इनपुट हीट निकालने के लिए ना, मुझे एफिशिएंसी का एक फार्मूला याद आ रहा है W/Q1, अगर आप लोगों को याद हो, बिल्कुल आउटपुट ओवर इनपुट। अब ये W भी है, एफिशिएंसी भी है, Q1 यहाँ से निकल आएगा, तो चलें जी Q1 बराबर आ जाएगा W/एफिशिएंसी। अब बच्चों W कितना है 1000 है, और एफिशिएंसी कितनी है 0.2 है, तो बच्चों यानी ये कितना बन जाएगा, तो यहाँ से जब आप लोग इस 1000 को 0.2 से डिवाइड करवा देंगे प्यारे बच्चों, तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 5 × 10⁴ जॉल। सो डैट इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है जी, तो ये है बच्चों आप लोगों के पास Q1। इसी तरह अब आप लोगों ने क्या मालूम करना है बच्चों, Q2 मालूम करना है। क्या मालूम करना है? Q2 मालूम करना है। अब देखें Q2 किसके बराबर होगा, आपको पता है W = होता है Q1 - Q2, तो Q2 किसके बराबर होगा, Q1 - W। अब Q1 है
5 इंटू 10⁻⁴ माइनस, जबकि वर्क है सिर्फ और सिर्फ 10⁻3। ठीक है, तो बच्चों जब आप लोग इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁴ जूल। ठीक है, इसको आप लोग कैलकुलेटर पर भी चेक कर सकते हैं, या ये देखें ये बनेगा 50,000, ये है हज़ार, अपना क्या नाम है 10,000 है, सॉरी ये जो वर्क आपको दिया हुआ है ना बच्चों, ये आप लोगों को आई थिंक दिया हुआ है, हाँ जी 10,000 है, सॉरी इसमें ज़रा आप लोग देख लीजिएगा, ये 10,000 है, फिर आंसर 5 इंटू 10⁻⁴ आना है। ठीक है ना, और इसी तरह ये भी क्या नाम है 10,000 है, यानी 10⁻⁴ है ये। ठीक है, इसको बस आप लोग देख लीजिएगा। तो लो जी बच्चों, अब आप लोगों के पास इसको सॉल्व करने के बाद एक प्रॉपर सा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास Q1 भी आ गया, Q2 भी आ गया और एफिशिएंसी भी आ गई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस न्यूमेरिकल में आप लोगों को कुछ भी मुश्किल नहीं लगा होगा, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी है। ठीक है, इसके बाद बच्चों 11.6 न्यूमेरिकल की तरफ चलें। 11.6 न्यूमेरिकल में उसने कहा है अ रिवर्सिबल इंजन वर्क्स बिटवीन 2 टेम्परेचर्स। ठीक है जी, एक रिवर्सिबल इंजन है जी बच्चों, वो 2 टेम्परेचर्स के ऊपर ऑपरेट कर रहा है। अ रिवर्सिबल इंजन ऑपरेट्स 11.6 न्यूमेरिकल, A reversible engine operates between 2 temperatures whose difference is 100 डिग्री सेल्सियस। बच्चों T1 माइनस T2 उसने दे दिया है 100 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा टेम्परेचर का डिफरेंस जो होता है वो डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में इक्वल होता है, इससे आप लोगों ने कभी भी परेशान नहीं होना, टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद कहता है जी सिस्टम में जो हीट एब्जॉर्ब हुई है वो है 746 और जो हीट रिजेक्ट हुई है सिंक में बच्चों वो है 546 जूल। तो कहता है आप लोग टेम्परेचर ऑफ द सोर्स मालूम करें और टेम्परेचर ऑफ द सिंक मालूम करें। लें जी, ये आप लोगों के पास बच्चों एक प्यारा सा खूबसूरत सा डाटा आ गया है। हाँ जी, अब इसको आप लोगों ने कैलकुलेट करने बैठना है। कैसे इसको कैलकुलेट करें? हाँ जी, टेम्परेचर ऑफ द सोर्स और टेम्परेचर ऑफ द सिंक आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। हाँ जी, इसके अब बच्चों बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, डिफरेंट खुलासों के अंदर आप लोग देखेंगे, आप लोगों को नज़र आएगा उसने डिफरेंट किस्म के मेथड्स को यूज़ किया हुआ है। तो इधर हम लोग भी एक मेथड को यूज़ कर लेते हैं फिर गलती से। ये देखें, सबसे पहले आप लोग एक काम करें, छोटा सा काम करें। क्या काम? टेम्परेचर मालूम करना है, हीट दी हुई है। यार इस हीट से कोई एफिशिएंसी निकल सकती है? चलो पहले वो तो निकालो। 1 माइनस Q2 ओवर Q1 बिल्कुल निकल सकती है। 1 माइनस Q2 कितना है? Q2 है जी 546, Q1 कितना है 746। ये 946 को 46 से काटा हो, चरसी लोगो। इसको जब आप लोग बच्चों सारा सोल्व करते हैं ना तो ये 746 माइनस 546 डिवाइडेड बाई 746, तो आप लोगों के पास एफिशिएंसी आ जाएगी 0.268। ये आप लोगों के पास एफिशिएंसी आ गई है। अच्छा, मगर आप लोगों ने थोड़ा सा गौर करें अगर, तो एफिशिएंसी का ये तो हीट से आप लोगों ने एफिशिएंसी निकाली है, मगर आपको टेम्परेचर चाहिए। अब एक चीज़ देखें, यहाँ पे आपको डेल्टा टी गिवन है, टेम्परेचर डिफरेंस गिवन है, अकेला टेम्परेचर नहीं गिवन। तो मैं यार एक काम और नहीं कर सकता कि एफिशिएंसी का फार्मूला मुझे पता है कि T1 माइनस T2 ओवर T1 इंटू 100 भी तो होता है ना? बिल्कुल होता है। होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। अच्छा, फिर यार एक काम करते हैं ना हम, ठीक है, हम लोग बल्कि इसको भी परसेंटेज की फॉर्म में आप लोग ना ही लिखें तो खैर है। ठीक है, क्योंकि अभी इसको मैं परसेंटेज के साथ डील नहीं कर रहा, इसको भी फ्रैक्शन में लिखा है, इसको भी फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। अच्छा, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, एफिशिएंसी इज इक्वल टू डेल्टा टी ओवर T1। तो चलें मुझे बताएं, यहाँ से T1 बराबर आ जाएगा डेल्टा टी ओवर एफिशिएंसी। अब डेल्टा टी है 100, एफिशिएंसी कितनी है 0.268। तो जब आप लोग 100 को 0.268 से डिवाइड करवाएंगे तो ईमानदारी की बात है 373.13 केल्विन के करीब आपका आंसर आएगा। और यही इसको जब डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें से 273 माइनस कर दें तो ये ऑलमोस्ट 100 डिग्री सेल्सियस आप लोगों के पास बन गया है। इसका मतलब आपका T1 आ गया है 100 डिग्री सेल्सियस। आई थिंक ईजीली कैलकुलेट हो गया है। अब ये आप लोगों के पास बच्चों T1 आया है। अब आप लोगों को पता है कि भाई नहीं, T1 माइनस T2 तो 100 है। ठीक है, तो मैं लिख नहीं सकता T2 विल बी इक्वल टू T1 माइनस 100। अब T1 कितना है 100 और बच्चों ये भी 100 है। ठीक है,
T1 जो है 100 डिग्री सेल्सियस है, ये भी 100 डिग्री सेल्सियस है यार, तो इसको 100 डिग्री सेल्सियस को 100 डिग्री सेल्सियस में से माइनस करेंगे तो T2 आ जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब आपका T2 इस वक्त 0 डिग्री सेल्सियस है और T1 100 डिग्री सेल्सियस है, इसीलिए तो इन दोनों का डिफरेंस भी तो 100 डिग्री सेल्सियस ही आ रहा है, जो कि 100 केल्विन भी है। तो लो जी बच्चों, इस तरीके से आप लोग T1 और T2 को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। दोबारा से सुन लें, एफिशिएंसी निकाली, Q2 और Q1 को यूज़ करके एफिशिएंसी निकाली। एफिशिएंसी के फार्मूले में डेल्टा T भी होता है, ये वाला जनरल फार्मूला बना लिया हमने इस फार्मूले में से T1 निकाल लिया, टेम्परेचर डिफरेंस को एफिशिएंसी से डिवाइड करवा के, वो 100 डिग्री सेल्सियस आया। तो बच्चों इस फार्मूले में T1 की जगह पर 100 डिग्री पुट किया, ये भी 100 डिग्री है ऑलरेडी, तो 100 में से 100 को माइनस किया तो T2 बच्चों आप लोगों के पास 0 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो ये आप लोगों के बच्चों इस चैप्टर के पहले 6 न्यूमेरिकल लगते हाथ क्या हो गए हैं, बशीर हो गए हैं। ठीक हो गया जी। तो बाकी इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।